आगे बढ़ते हैं और एक और हादसे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हादसे की तस्वीर आई, जहां पर बिलासपुर स्टेशन के पास कल शाम को एक मेमो ट्रेन ने मालगाड़ी ने पीछे से उसको टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन का अगला हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में अब तक 11 मुसाफिरों की जान जा चुकी है, जबकि 20 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। रेल प्रशासन उन अस्पतालों के संपर्क में है जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल पैसेंजर ट्रेन थी जिसकी रफ्तार जो है ज्यादा बताई जा रही थी और इसे जो है पीछे से मालगाड़ी जो है दूसरी तरफ से आ रही थी और टक्कर मार दी। दोनों ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर हुई और इस दौरान कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। करीब 11 मुसाफिर हैं जिनकी जान जो है जा चुकी है और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनके लिए प्रशासन लगातार संपर्क में बना हुआ है। जो भी जरूरी मदद है प्रशासन की तरफ से अस्पताल को पहुंचाई जा रही है। हमारे संवाददाता नीलेश इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, बताइए, ताजा स्थिति के मुताबिक जो लोग घायल हैं अस्पताल में, उनका क्या हालचाल है? देखिए अदिति, एक छोटा सा अपडेट के साथ मैं बताता हूँ। ये जो घटना है, हादसा जो है, वो आमने सामने की टक्कर नहीं थी। मालगाड़ी एक ट्रैक पर खड़ी थी और उसी ट्रैक पर पीछे से पैसेंजर ट्रेन, जो मेमू ट्रेन है, वो आई और वो पीछे से टक्कर मारते हुए उसका जो बैक वैन होता है, मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं क्योंकि हम घटनास्थल पर ही हैं इस वक्त जहाँ पर हादसा हुआ है। देखिए ये जो मालगाड़ी का बैक वैन जो होता है, जिसे ब्रेक वैन भी कहते हैं, वो जो है वो पैसेंजर जो ड्राइवर, यहाँ पर देखिए ड्राइवर जो पैसेंजर बैठने की जगह वो घुसते हुए उसको किस तरह से तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कल किस तरह से के ऊपर चढ़ गया था। और वो अभी जो हाल तस्वीरों का है वो उससे नजर आएगा पास से कि कितना बुरा एक्सीडेंट था और कितने ज़्यादा स्पीड में ट्रेन रही होगी। ये तस्वीरें यहाँ बताती हैं। घायलों की बात कर रहे थे आप आदिति, उसमें मैं बता दूं कि जो 19-20 घायल हैं उनमें से एक की स्थिति जो है वो ज़्यादा गंभीर है, बाकी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, जो अभी ताज़ा बुलेटिन जारी किया गया है। कुछ तस्वीरें चूँकि यात्रा होती हैं और खासकर लोकल ट्रेनों में आम लोग जो होते हैं वो यात्रा करते हैं, तो उनकी आम लोगों की ज़िंदगी भी इसमें नज़र आती है। उनकी जो अपना परंपरा है, सभ्यता है, वो भी ट्रेनों में नज़र आती है। कोशिश हरदम कहा जाता है कि अगर भारत को बहुत अच्छे से जानना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी सफ़र करना चाहिए। मैं प्रवीण से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाइए कि ये ट्रेन जो है गेवरा, जो कि लोकल छत्तीसगढ़ का ही एक स्टेशन है कोरबा का, वहाँ से बिलासपुर तक आ रही थी और उसमें जो है कई ग्रामीण लोग जो हैं अपने शहर की ओर जाते हैं, यहाँ पर रोजगार की तलाश में होते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं। आलू ट्रेन में नज़र आ रहा है अदिति, देखिए आलू है, चना, मटर है। मटर जो है इसमें भले ही ये इसको अगर तौलेंगे तो आधा किलो या कीमत में देखेंगे तो 50-25 रुपए का ही होगा, लेकिन भारत की एक परंपरा रही है कि गाँव से जब लोग शहर की ओर जाते हैं तो अपने साथ वो चीज़ें लेकर चले जाते हैं जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं, घर में ही उगाए जाते हैं, उनको दे दिया जाता है प्यार मोहब्बत से परिवार की ओर। वो तस्वीरें नज़र आएंगी। चूड़ियाँ टूटी नज़र आ रही हैं, 20 के नोट मुझे नज़र आ रहे हैं और कुछ स्कार्फ हैं। ये मार्मिक तस्वीरें जो हैं हादसे के बाद जो सामने आई हैं वो काफ़ी दुखदाई हैं कि यात्राएं जो होती हैं, बिल्कुल देखिए किस तरह से ट्रेन में लोग यात्रा कर रहे थे और उसके बाद हादसे का शिकार हो गए। और एक के बाद एक जो ये तस्वीरें आई वो और भी भयावह नज़र आ रही हैं। जी आबिस। बिल्कुल नीलेश, बहुत दुखद है इस तरह के हादसे जब होते हैं, लोगों को नुकसान होता है, उनकी जान चली जाती है। अब क्या इसकी वजह रही तो जांच में पता चलेगा, लेकिन एक दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब से खबर आपको बताते हैं। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई है। लुधियाना के समराला में हत्या कर दी गई है और हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहाँ पर ली है। बता दें आपको, सोशल मीडिया पे अनमोल बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट आया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली। पंजाब में एक कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई है और इसकी जिम्मेदारी अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पंजाब के लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या हो गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ली और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट के जरिए इस जिम्मेदारी को लिया गया। बता दें कि लुधियाना का ये बॉक्सर है, माफ कीजिए कबड्डी खिलाड़ी है जिसकी हत्या की गई है और चाकू गोदकर इस खिलाड़ी की हत्या हुई है। बेहद ही दर्दनाक हादसा जो सामने आया। और आप देखिए कि एक और इस तरह की वारदात जहां पर एक खिलाड़ी को टारगेट किया गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी यहां पर ली जाती है।
लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश के चलते तेजपाल सिंह का मर्डर। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। पंजाब के लुधियाना में एक कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके पीछे आपसी रंजिश ही बताई जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला कि तेजपाल दोस्तों के साथ हरि सिंह रोड स्थित फैक्ट्री के पास जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ लड़कों ने उनको घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। बात आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के एक लड़के ने पिस्टल निकाल ली और पिस्टल निकालकर तेजपाल सिंह को गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद तेजपाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तेजपाल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, ये सुनिए। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਲਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। बदमाश कितने बेखौफ थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हत्याकांड को एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, जरा बताइए कि आखिर क्यों इस कबड्डी खिलाड़ी को निशाना बनाया और ये किस तरह का गैंगवॉर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम 2016 से देखें तो 2016 से लेकर अब तक 10 से ज्यादा कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या पंजाब में हो चुकी है। और जो कबड्डी है वो केवल एक खेल नहीं है, बल्कि इस खेल में जो क्रिमिनल्स है और जो क्राइम है वो भी घुस गया है। ड्रग्स का पैसा लगा हुआ है। पंजाब में जो कबड्डी है वो लोकप्रियता और पैसे का प्रतीक बन चुका है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गैंगस्टर कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या करवा रहे हैं। तो ताजा मामला जो है लुधियाना का है, जहां गुरविंदर सिंह जो कबड्डी प्लेयर थे, उनको 4 लोगों ने आकर उनकी हत्या कर दी और हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। और उस पोस्ट में जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है अनमोल बिश्नोई की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि गुरविंदर उनके दुश्मनों से मिला हुआ था। इसके पहले 31 अक्टूबर को ही लुधियाना में ही कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या हुई थी। तो लगातार जो कबड्डी प्लेयर्स हैं वो पंजाब में निशाने पर हैं और 2016 से लेकर अब तक 10 खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। तो ताजा मामले में जो गुरविंदर का मामला है, इस मामले में जो शूटर है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। और जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है इसमें 2 सूत्रों के नाम भी बताया गया है कि इन लोगों ने हत्या की है और इस तरह से वार्न किया गया है कि अगर कोई भी कबड्डी प्लेयर या कोई भी इस तरह का आदमी लॉरेंस के दुश्मनों से हाथ मिलाएगा तो उसको ऐसे ही मारा जाएगा। तो ये ताजा मामला है जिसमें कबड्डी प्लेयर को टारगेट किया गया है और न केवल पंजाब बल्कि पंजाब से लेकर कनाडा तक, जहां पर जो अप्रवासी भारतीय हैं, पंजाबी हैं, वहां पर भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। और अगली खबर के तहत आपको बता दें कि अगली खबर यूपी के मैनपुर से है, जहां पर डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप डीएसपी पर लगा है और डीएसपी के खिलाफ विजिलेंस जांच को अब शुरू कर दिया गया है। कानपुर में तैनाती के दौरान अवैध संपत्ति बनाने का इन पर आरोप लगा है। आपको बताएं, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। कानपुर के बड़े वकील अखिलेश दुबे के करीबी हैं डीएसपी ऋषिकांत और अब विजिलेंस जांच इनके खिलाफ होगी। ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के करीबी बताए जाते हैं और अब एक्शन इन पर यहां पर लिया जाएगा। यूपी के मैनपुर से बड़ी खबर आई है। इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का। इसने सारे काम किए, एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी, उसमें 92 करोड़ की इनके पेन
से जुड़ी हुई संपत्तियां सामने आई हैं, 8 करोड़ की और है। तो आपने देखा, गंभीर आरोप हैं सीओ साहब पर। करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है और अब विजिलेंस जांच यहां पर होगी। सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड किए गए हैं और अब इन पर विजिलेंस की जांच होगी। 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति, जरा बताइए क्या क्या आरोप इन पर हैं? देखिए, अभी तो जांच में शुरुआती जो रिजल्ट आया है उसमें पता चला है 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। जब विजिलेंस जांच होगी तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा जा सकता है। ऋषिकांत शुक्ला वो शख्स जिसने सब इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस ज्वाइन किया था और 1998 से 2006 की शुरुआत तक वो कानपुर में रहा। फिर ट्रांसफ़र होने के बाद जुगाड़ करके वापस दिसंबर 2006 में वो कानपुर आ गया और 2009 तक कानपुर में पोस्टेड रहा। इस दौरान कानपुर में अखिलेश दुबे नाम का एक शख्स जो अपने आप को पत्रकार बताता है, ज़मीन की दलाली करने वाला आदमी, वो गिरोह बना करके वहाँ लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा करके पैसे वसूलने का काम करता था और इसमें मदद किया करता था ऋषिकांत शुक्ला। और इस तरह से लोगों पर फर्जी मुकदमे करके, दबाव बना के, वसूली करके इन लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे कमाए जो अब SIT जांच में सामने आ रहा है। 12 ऐसी संपत्तियां जिनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 92 करोड़ है। इसके अलावा कुछ और संपत्तियां हैं जिसका वैल्यूएशन होना बाकी है और इस तरह से 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बताई जा रही है। आने वाले दिनों में जब विजिलेंस जांच का नतीजा आएगा तो शायद ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल रणवीर, अभी ये जो नंबर है इसने काफी लोगों को हैरान कर दिया होगा कि आप सोचिए, सीओ जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप यहाँ पर लग रहा है, अब इसकी जांच की जाएगी तो अब देखिए कहां तक ये आंकड़ा पहुंचता है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए।